अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफ़ेक्ट करने वाली ड्रग्स, और उसकी लास्ट क्लास हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने हार्ट फेलियर की ड्रग्स को पढ़ा, फिर हम लोगों ने एंटी अरिथमिक ड्रग्स को पढ़ा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को, राइट। अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होती हैं उसको जानने से पहले ऑब्वियसली वी शुड हैव टू नो दैट व्हाट इज द हाइपरटेंशन, क्या हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी ड्रग को याद करना चाहते हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीमारी है क्या, फिर ये कि उसकी वजूहात क्या हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसकी, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या खराबी पैदा हो रही है जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, ठीक है। हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग इजीली उस जगह को ठीक करने की कोशिश करेंगे और हमारा सारी जो हमारी ड्रग्स होंगी वो हमें याद हो जाएंगी। तो हम लोग अगर पढ़ें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को तो सबसे पहले आप हाइपरटेंशन पढ़ते हो। हाइपरटेंशन क्या है? ये कोई एक बीमारी नहीं है, इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि एक मजमुआ है अलामात का, ठीक है। अलामात का मजमुआ है, अलामतों का, करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट की, दिल की कारकर्दगी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और हमारे पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी जो है वो भी बढ़ जाती है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टीपीआर जिसे कहते हो, ठीक है। हम लोग कहते हैं वेसल्स के दरमियान में जो मज़ाहमत है, यानी कि ब्लड को फ्लो करने में जो मज़ाहमत पेश आ रही है, रेजिस्टेंस है, रगड़ पैदा हो रही है, वो जो होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके कॉजेज को देख लें, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप पीछे से आप लोग किस में पढ़कर आए हुए हो। आप लोगों ने डायूरेटिक्स में पढ़ी हुई होंगी, आप लोगों ने एंटी अरिथमिक ड्रग्स में पढ़ा हुआ होगा, या फिर आपने हार्ट फेलियर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। गौर से देख लोगे इसको कि अगर तो सपोज, अच्छा हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलें यहाँ से बात करते हैं। अच्छा, था क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। एंजियोटेंसिन सिस्टम आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। उसमें क्या था, हमने कहा एंजियोटेंसिनोजेन होता है, ठीक है, जो कि मतलब लीवर से आता है, ठीक है, लीवर में होता है। और फिर हम कहते हैं किडनी से एक रेनिन, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो वो क्या करता है, वो हमारे एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील कर देता है। और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में तब्दील हो जाता है, और इसको तब्दील कौन करता है? एस एंजाइम। अब एस एंजाइम इसको तब्दील कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 बजाते खुद क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि वेसल्स को तंग करने वाला, ठीक है। इसकी मिकदार बढ़ी तो यानी कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई। अगर हमारी वेसल्स तंग हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही हुआ ना कि हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो बढ़ गया, वेस्कुलर रिएक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब हम लोग कहते हैं कि अगर तो रेनिन की मिकदार बढ़ गई तो ये आगे प्रोसेस चलेगा पूरा, तो हम लोग रेनिन को रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग रेनिन को ही ब्लॉक कर दें अगर, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को रोक दें, रेनिन इनहिबिटर ले लें नंबर 1, तो आप लोग कहते हो कि हमारा हाइपरटेंशन का इलाज हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील हो रही है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कौन तब्दील कर रहा है? हमारा एस एंजाइम कर रहा है, जो कि लंग्स खारिज कर रहा था, ठीक है। अब एस एंजाइम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को 2 में तब्दील कर रहा है। अब अगर हम लोग एस एंजाइम ब्लॉकर ले लेते हैं, यानी कि एस इनहिबिटर ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? आगे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुई, यानी कि हमारा हाइपरटेंशन नहीं होगा। ठीक हो गई ना बात। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा किडनी में क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद है, ठीक है। ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड्स में एल्डोस्टेरोन, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हमारे इस एड्रिनल ग्लैंड में मौजूद होता है, ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है कि अगर वो बढ़ जाए तो वो, अच्छा चलें ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स पैदा कर रहा है, ये हार्मोन हमारे सोडियम चैनल की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। यानी कि हम कहते हैं ना सोडियम आयन चैनल्स। अब वो सोडियम आयन चैनल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन भी तो होती है ना, जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे उतना ज़्यादा सोडियम हमारे बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएगा।
तो ये सोडियम आयन चैनल की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन उस प्रोटीन को बढ़ा देता है जो कि हमारे सोडियम आयन चैनल बना रहे होते हैं। अब अगर चैनल्स बढ़ गए, यानी कि जितने दरवाजे खुलेंगे उतना ज़्यादा सोडियम हमारी किडनी के अंदर यानी कि हमारे ब्लड में रहना शुरू कर देगा। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन बढ़ गई तो क्या होगा? हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि खून बढ़ गया, सॉरी ब्लड बढ़ गया, सॉरी सॉल्ट बढ़ गया। एक्चुअली सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हुआ तो यानी कि हाइपरटेंशन हो गया। ठीक हो गया। यानी कि अब अगर हम लोगों ने रेनिन को रोक दिया तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, एस एंजाइम इनहिबिटर ले लिया तो आगे नहीं चलेगा। अब अगर हम लोग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमारा आगे ये काम नहीं होगा, यानी कि एंजियोटेंसिन आके लगेगा ही नहीं। रिसेप्टर ले लिया हम लोगों ने, यानी कि ए आर बीज ले ली हम लोगों ने, यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ले लिया हम लोगों ने। ठीक हो गया। और तीसरी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एल्डोस्टेरॉन जो था उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी। अब अगर हम लोग एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर ले लेते हैं, यानी कि उसके प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होगा कि हम अगर आप लोग बात करते हो कि एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को कम कर दोगे तो भी हमारे सोडियम आयन चैनल्स नहीं बनेंगे। ये नहीं बनेंगे तो सोडियम रिटेंशन नहीं होगी और हमारी हाइपरटेंशन भी नहीं होगी। और हमारे एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को कम कौन कर रहा होता है? हमारे डायूरेटिक्स कर रहे होते हैं। डायूरेटिक्स में आप लोग कहते हो स्पाइरोनोलेक्टोन्स, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन्स जो हैं वो हमारी एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को रोक रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं अगर हमने स्पाइरोनोलेक्टोन्स ले ली तो फिर हमारे एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारे चैनल्स नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि अगर हमारे चैनल्स बन गए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये चैनल ब्लॉकर्स ले सकते हैं, यानी कि सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। हमारी हो गई थी 1 2, ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया फोर्थ वन। और ये हमारी हो गई फिफ्थ वन। ठीक हो गया। यानी कि अब हम लोग हाइपरटेंशन को रोकने के लिए हम लोग इन तमाम तर ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने नोट किया होगा दैट कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ जाता है, यानी कि अगर हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर इंक्रीज होते हैं तो उससे भी हमारा जो हाइपरटेंशन है वो कॉज हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करने वाले हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले सकते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले लें तो उस टाइम पर भी हमारी जो है हमारी कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी हार्ट की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मालूम है तो हम लोग इसकी ड्रग्स को इजीली लिख सकते हैं। राइट। अब अगर आप लोग इसकी एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी की बात करो तो हम लोग दो चीज़ें लेते हैं। नंबर वन कि हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करते हैं, यानी कि हमारी अद्वियात से हट के जो चीज़ें अगर हम लोग अपना लें तो उससे भी हम लोग हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से हम लोग काबू पा सकते हैं। और सेकेंड थिंग, हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करके कैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। पहले हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं। हम कहते हैं डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शंस, सॉरी। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर नमक का कम इस्तेमाल किया जाए, रिस्ट्रिक्शन यानी कि हम लोग उसको रोक लें, रोकथाम करें, सोडियम का हम लोग इंटेक ना करें, तब भी हम लोग हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश का मामूल बना लेते हैं, ठीक है, वर्जिश का मामूल बनाना यानी कि हमारी कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारी बेटर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा ये कि वेट लॉस यानी कि वजन की कमी होगी, लिपिड्स कम हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर हमारे ब्लड जो हमारी वेसल्स हैं उसमें से ब्लड फ्लो भी प्रॉपर जाएगा। ठीक है। तो वेट लॉस भी हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आ जाता है। तीसरा आ जाता है बिहेवियर भी क्या हमारा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, यानी कि गुस्से वाला बर्ताव नहीं होना चाहिए, हमारा बर्ताव में नरमी पैदा होनी चाहिए। ठीक हो गया।
जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और वो सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव होगा तो हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे, यानी कि गुस्से में। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा, तो अब हम लोग अगर ड्रग्स की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स हमारे एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलेक्टोन की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों ने स्पाइरोनोलेक्टोन को पढ़ना है तो मैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो ड्रग्स हैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहां से देखोगे। बीटा ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलोल, जो कि अगर हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, ठीक है, गुस्से में रहते हैं, तो हमारा ये जो है प्रोप्रेनोलोल ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर होता है, हमारे उसको कम करेगा गुस्से को। तो हम एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आप लेक्चर का लिंक वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। एस इनहिबिटर्स, एस एंजाइम के बारे में भी हमने देखा कि ये क्या करता है, हमारे एंजियोटेंसिन 1 को 2 में तब्दील कर देता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो हम लोग उस वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर को रोकेंगे, इस एंजाइम को काम करने से रोकेंगे। फॉर एग्जांपल हम कैप्टोप्रिल ले लेते हैं, और इसके लिए आप लोग हार्ट फेलियर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल रही हूँ उस लेक्चर का। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग रिसेप्टर को ही, अगर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका एंजियोटेंसिन काम ही नहीं करेगा। काम किससे ही खत्म हो गया जी। तो एंजियोटेंसिन काम नहीं करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये भी हम लोग लो सार्टन हार्ट फेलियर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका भी लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाता है जी रेनिन इनहिबिटर। रेनिन बनेगा ही नहीं, ठीक हो गया। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था दैट कि यहाँ पर हमारा रेनिन प्रोडक्शन हो रही थी, तो अगर हमारी किडनी रेनिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, अगर बनेगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि हमारी मेन आगे पूरा का पूरा प्रोसीजर चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया, ये वाला प्रोसीजर चलेगा ही नहीं। अब ये चलेगा नहीं तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग कहते हो नेक्स्ट वन के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोगों ने वर्ैपामिल पढ़ा था एंटी अरिथमिक ड्रग्स में, उसका भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज हो गया था उसको डिक्रीज करने के लिए, हार्ट रेट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हम लोगों का इस तरह से भी हाइपरटेंशन ठीक हो रहा था। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स वही बात आ गई कि एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, अगर तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में इंसान चला जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स लेते हैं। और इस चीज को भी हम लोग पढ़ चुके हैं दैट ए फॉर अल्फा एंड ए फॉर मीन अल्फा मीन्स 1। ठीक है, अल्फा मीन्स 1 हो गया। ठीक है, और बी फॉर ब्लॉकर और बी फॉर बीट्स, हम लोग बीट्स यानी कि हार्ट बीट को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक हो गया, और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।